शुरू करें। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान लिया था। और हम लोगों ने ये देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला था, ये परिभाषा केवल देखी थी ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम व्यक्त करते थे ई से, वेक्टर ई इज इक्वल टू, ई ओनली बोलें इसका मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसको वेक्टर लिख लेंगे, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। सॉरी, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसकी बात करें, हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू हम लोगों ने कल पढ़ा था एफ अपान क्यू नॉट। ये एफ क्या था, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब भी हम इनको भाग कर देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो एफ और क्यू नॉट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये हम लोग इतना जान चुके थे। अब हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इसके बाद में और हम लोग जानेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में भी, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र देखते हैं आज, ठीक। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, पॉइंट चार्ज, ओके। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, कोई बिंदु आवेश होगा, बिंदु आवेश के बारे में हम बता चुके हैं। बिंदु आवेश का कोई भी फिगर निश्चित नहीं है कि वो कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है दूरी पर, ठीक है। तो हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कोई भी आवेश होगा किसी बिंदु पर स्थित है, छोटा सा आवेश है जिसे हम बिंदु आवेश मानेंगे। अब वो बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अगर हम ये निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला निकलेगा है बहुत ही सरल, इसमें डेरिवेशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सरल सिंपल छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन ना ही कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आगे के सभी डेरिवेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप समझते हैं, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को समझ लिया है कि हम बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है कोई बिंदु आवेश होगा, बिंदु आवेश मान लिया Q है, ठीक है, Q है बिंदु आवेश, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम दे दिया है P, ओके। इस बिंदु पर हमें अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र अगर हमें प्राप्त करना है तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है F अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले F पता होना चाहिए, और F कहाँ होगा, तो F तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगेगा। अभी सिंगल आवेश अगर हम रखेंगे Q को, तो बल कहाँ पर लगेगा, किसके कारण लगेगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश रख लिया। अब हम दो आवेश देख पा रहे हैं, इनके बीच में लगने वाला बल निकाल लेंगे F, ठीक है। उसके बाद में उसको हम परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे, निकल आएगा बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र। फंडा ना, समझ गए। मतलब सबसे पहले हमें इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल निकाल लेना है कूलाम के नियम से, जो हमें पता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। उसके बाद में उसको भाग कर देना है Q नॉट से, तो बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर बल निकालना है तो सबसे पहले हमें इसकी दूरी मान लेते हैं कुछ ना कुछ, और हम लोग अक्सर R मानते हैं। तो R मान लिया कि कोई बिंदु था A, और बिंदु A पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके लिए हम लोग क्या किया है, यहाँ बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश मान लिया है, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं। माना, क्या लिखेंगे, माना
Q एक बिंदु आवेश है, ठीक है। Q क्या है? एक बिंदु आवेश है जो कहाँ स्थित है? बिंदु A पर स्थित है, A पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में और क्या हमें दिख रहा है? इससे, किससे? आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक। इसके लिए हमने क्या माना है? बिंदु P पर एक पॉइंट चार्ज मान लिया है, लेकिन वो कैसा? टेस्ट चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है, इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले Q0 मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे इस Q आवेश के कारण, क्योंकि ये Q आवेश इस पर एक बल लगाएगा, तो बल निकालते हैं कि परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना होगा? फार्मूला हमारे पास है F इक्वल टू, कूलाम के नियम से हमें पता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है? सत्यम बताओ। K Q1 Q2 अपन R²। तो K Q1 का मतलब हमारा Q, Q2 का मतलब Q0 अपान R² मतलब दूरी का स्क्वायर अर्थात R², ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने लिया मान। अब हम आगे बढ़ें, बल हमने निकाल लिया है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, बल थोड़ी चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने बल निकाला। अब जब बल निकल आया उसको Q0 से भाग कर दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो हम कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू फार्मूला होगा हमारे पास F अपान Q0, यही फार्मूला है। सो E इक्वल टू F का वैल्यू हम ये लिख लेंगे K Q इंटू Q0 अपान R², ठीक है। और इसके F के अपान में दिया है Q0, तो इसके अपान में Q0। सो ये Q0 कैंसिल, देन E इक्वल टू क्या बचेगा? KQ अपान R²। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात करेंगे तो फार्मूला होगा KQ अपान R², ठीक है। जब वैद्युत बल की बात करेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच में, तो K Q1 Q2 अपान R², दो Q यहां पर रहेंगे Q1 Q2। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो केवल एक सिंगल Q होगा, KQ अपान R²। फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। K का मतलब वही है, क्या है? K का मतलब है 1/4πε0। इसका वैल्यू क्या होता है? 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये हमारे पास फार्मूला है, या फिर इसे चाहें तो उस रूप में भी लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q अपान R², इस तरह से भी लिखेंगे। अगर किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम की बात करेंगे तो ε0 के साथ में K लगा लेंगे, कैपिटल वाला। K का मतलब फिर वही परावैद्युतांक होगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, E इक्वल टू KQ अपान R², E इक्वल टू KQ अपान R², ठीक। तो ये पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और फिर चलेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के रूप में, इसे देखेंगे। चलो नोट करो, इसको मिटा दें। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे इसी का, ठीक है। फार्मूला याद रखिए, E इक्वल टू KQ अपान R², E इक्वल टू KQ अपान R²। चलो ठीक, किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला बात की है, ठीक है।
कोई बिंदु आवेश कह दे यहाँ पर 5 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा अगर पूछ दे तो Q का मतलब हमारा 5 माइक्रो कूलाम होगा। अच्छा, माइक्रो कूलाम को हम कैसे लिखते हैं? माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा कूलाम। 3 सेंटीमीटर दूरी अर्थात R को हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन हमेशा हमें मीटर में चाहिए होगा, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने का मतलब 10⁻2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये मीटर में हो जाएगा। हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र अगर बिंदु P पर, तो फार्मूला होगा KQ अपान R²। K का मतलब 9.0 × 10⁻9, Q का मतलब होगा 5 × 10⁻6 अपान R² का मतलब 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 ये हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं एक बार, 9 × 10⁻9, ये 5 × 10⁻6 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 10⁻4, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई? 5 बचेगा ना, तो E इक्वल आएगा 5 गुणे में 10⁻9 और 6 घटेगा 4 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा ना, 3 बचेगा और 10⁻4 ऊपर जाएगी, ये माइनस की थी प्लस की 4 हो जाएगी, तो E इक्वल टू बन जाएगा 5 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। बात क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। KQ अपान R², K हमें पता होता है, आवेश दे देगा, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो दूरी दे देगा, बस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। चलो अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल हमें न्यूमेरिकल लगाते समय करना नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर फॉर्म में मैंने एक बात बताई थी, किसी भी वैल्यू का अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हमें उसके साथ में उसका मात्रक सदिश या एकांक सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, वो लगा देते हैं। पिछले वाले में जब हम लोगों ने कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म देखा था, तब भी हमने उसका एकांक सदिश लगा दिया था साथ में, ठीक है, उस एकांक सदिश को खोल दिया था। तो ऐसे ही अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, इसी का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सदिश रूप जिसे बोलते हैं। क्या होगा? कोई दो बिंदु हैं, यहां पर आवेश Q स्थित है और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, ठीक है। तो इस R दूरी को अब हम वेक्टर के रूप में ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों को फार्मूला एक पता हो चुका है, E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है KQ अपान R², KQ अपान R²। लेकिन हमें अब की बार वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एकांक सदिश लगा देंगे, तो R वेक्टर का कैप लगा देंगे, ठीक। R वेक्टर का कैप लगाया, कैप मतलब ये एकांक सदिश को व्यक्त करता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? तो हमें पता है किसी भी वेक्टर मतलब एकांक सदिश को या मात्रक सदिश को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिखता है, मैंने बताया ही था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? KQ अपान R² इंटू में इसको क्या लिखेंगे? R² को हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं ना, मॉड R², ठीक है, वेक्टर के रूप में लिखें, सो इस तरह से लिखिएगा। और इसको भी हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R, यही होगा इस फॉर्मूले से। A कैप इज इक्वल टू वेक्टर है अपान मॉड वेक्टर है, तो R कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर R अपान मॉड वेक्टर R, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ अपान ये R² है, ये R एक और हो गया, तो R क्यूब कह सकते हैं ना, वेक्टर R का क्यूब, और इनटू में क्या होगा हमारा? वेक्टर R। तो इससे हम कहते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, वेक्टर फॉर्म डाल करके और डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख लो। कभी कभी पूछ देता है, वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कर लो जल्दी, उसके बाद में बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले पर बेस, वो उसी प्रकार से लगाए जाते हैं जैसे हम लोगों ने, जैसे अभी
कूलाम के नियम वाले पढ़े, ठीक है। उसी तरह से जोड़ना है, वेक्टर रूप है तो वेक्टर रूप से ही इसे भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे एक आधे न्यूमेरिकल उस टाइप के। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है KQ/R², किसका है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ना। अच्छा, ये जो फार्मूला है किसके लिए है? किसी बिंदु आवेश के लिए। लेकिन अगर ये बिंदु आवेश ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भी बड़े आकार का कोई चालक है और उस पर आवेश दिया जाए तो वो आवेश उस चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बोला जाए कि इस चालक से इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताइए कितना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला मिला है वो किसके लिए है? केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला है। लेकिन जब ये एक समान रूप से किसी बड़े चालक पर वितरित होगा, ऐसी सिचुएशन में जो फार्मूला होगा, मतलब ऐसे सिचुएशन हम कैसे, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मतलब अब आवेश कोई बिंदु आवेश नहीं होगा, बल्कि आवेश एक समान रूप से किसी भी चालक पर वितरित होगा, और ऐसी सिचुएशन में वैद्युत क्षेत्र कितना और कैसे हम निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए फॉर्मूला हम लोगों को इंटर में नहीं पढ़ना है, वो BSc लेवल में या फिर कंपटीशन लेवल में आता है, ठीक है। हम लोगों को जो इंटर में पढ़ना है वो केवल एक फार्मूला पढ़ना है, जो कि है आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक डेरिवेशन। ये डेरिवेशन इंटर के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, ठीक। क्या है डेरिवेशन? तो डेरिवेशन का नाम है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण, आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, ओके। मतलब एक रिंग होगी, चार्ज होगी, और कैसे? यूनिफॉर्म, मतलब एक समान रूप से आवेशित होगी वो, ठीक है। कैसे? तो हम मान लेते हैं एक रिंग है इस टाइप से। अब ये जो रिंग है, अब वो उंगलियों में पहनने वाली नहीं है, मतलब एक छल्ला जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ना, इस टाइप से एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग जो है रखी कैसे है, इसको देखो, हमने बताया कि फिजिक्स इमेजिनेशन पर बहुत डिपेंड करती है। तो इमेजिन करना जरा अभी, ठीक है, इसको इमेजिन करना। इमेजिन नहीं कर पाओगे तो समझ भी नहीं पाओगे। तो ये पहले प्यारी सी हम रिंग बना लेते हैं यार, सुंदर लगे किसी को देखने में ना, ठीक है। इसका सेंटर मान लिया ये है, और इसको नाम दे दिया O, हाँ, इसको नाम दे दिया O, ठीक है, नाम दे दिया O, ये अपना सेंटर। इसका रेडियस कुछ भी मान लें, कितना मान लें? नॉर्मली कुछ बुक्स में A माना गया है, कुछ बुक्स में कैपिटल R माना गया है। अब जो चाहो वो माने, कैपिटल R मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कैपिटल R है। अच्छा, ये रिंग रखा कैसे है ये समझो पहले। मतलब रिंग जो है बिल्कुल वृत्ताकार है, इस तरह से है, ठीक है, लेकिन ये हमने इस तरह से रखी नहीं है। अगर हम ऐसे रखेंगे, कोई रिंग है मान लिया, इस तरह से रखें तो ये इस तरह से दिखेगी। हमने क्या किया है, रिंग को ऐसे रखा है, ठीक है, इसका फ्रंट ऐसे है, तो ये हमने इस तरह से रखा है, ठीक है। तो इसको फील करना कि ये रिंग इस तरह से है
और इस तरह से कहीं इसके सामने ये एक्सिस इसकी है, तो हमने इसका सेंटर ये मान लिया है और इसके अक्ष पर हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हम एक वर्ड और जोड़ देते हैं, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, कि इसके एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस है। अच्छा, अगर हम रिंग ऐसे रखते हैं तो एक्सिस तो हवा में बनती, वो हम बना नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरह से रिंग को दिखाया है कि रिंग ऐसे रखी है और इसकी अक्ष ये है, ठीक है। तो ये हम अक्ष है और इसकी अक्ष पर एक बिंदु मान लिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, और इस P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो इस पर आवेश होना चाहिए ना, तभी तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो हमने इस रिंग को कुछ आवेश दे दिया है और ये मान लिया, इस तरह से रिंग बना देते हैं थोड़ा मोटे टाइप में ना, इस तरह से। अब हम इसको आवेश दे रहे हैं, तो आवेश जब देंगे तो इस पूरे रिंग पर एक समान रूप से ये आवेश वितरित होगा, ठीक है। ये पूरा आवेश पूरी रिंग पर वितरित है एक समान रूप से। तो ये एक समान आवेशित वलय हो गया हमारा, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण अक्ष पर, इसके अक्ष पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ये तो अभी तक क्वेश्चन हम लोगों ने इसको बना लिया है जो क्वेश्चन में कह रहा था। अच्छा, ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है? तो इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अभी हम इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी एक पढ़ा है, E = क्या होता है? KQ/R²। हमने इसको आवेश कितना दिया? मान लिया मैंने इसको आवेश दिया है Q, ठीक, इसको आवेश कितना दिया? Q। और जब Q आवेश दिया है तो ये Q आवेश पूरे वलय पर वितरित है एक समान रूप से। जब एक समान रूप से पूरे वलय पर ये Q आवेश वितरित है तो हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश Q है या फिर यहाँ पर आवेश Q है। यहाँ पर x दूरी पर अगर बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का यही है। लेकिन ये फॉर्मूला हम केवल उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब बिंदु आवेश होगा, लेकिन ये अब बिंदु आवेश नहीं रहा, ये तो आवेश फैल चुका है, ठीक है। अब ये बिंदु आवेश नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आप लोग इस डेरिवेशन में 2-3 बातें सीखोगे और इसमें इंटर के मैथ की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। मैथ पढ़े होगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पढ़े हो फिर भी अच्छा है, अभी हम समझाएंगे, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट चार्ज बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वलय के एक छोटे से पार्ट को ले लेंगे। मान लिया कि मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पर टोटल आवेश कितना है? वलय पर कुल आवेश कितना है भाई? Q है। अब ये Q आवेश पूरे में फैला हुआ है, हमें क्या चाहिए, हम इस छोटे से पार्ट को ले लिए हैं और इस छोटे से पार्ट पर कितना आवेश होगा वो हम लोग सोच रहे हैं कि इस छोटे से पार्ट पर कितना आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पूरे वलय का अगर हम आवेश देखें तो Q है, लेकिन अगर हम इस छोटे से पार्ट को लें वलय के तो इस पर कितना आवेश होगा, इसके लिए याद रखिएगा एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे D, ठीक। D का मतलब होता है छोटा, ठीक, और आवेश है तो dq। Q क्या है? आवेश। dq का मतलब हो गया छोटा सा आवेश, छोटे से पार्ट पर जितना आवेश होगा उससे हम dq कहेंगे। तो अब हम लोग आगे फिजिक्स में बहुत जगह पर इस d का इस्तेमाल करेंगे, तो d का मतलब होगा किसी भी वैल्यू का छोटा सा भाग, ठीक है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र E है, तो dE का मतलब होगा छोटा सा वैद्युत क्षेत्र या कम वैद्युत क्षेत्र, छोटे आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र जो बना होगा वो dE होगा, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, हमने क्या लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया और इस छोटे से पार्ट पर कितना आवेश है, dq आवेश है। ठीक है, अब ये dq आवेश हम पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, इसे हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। इस पूरे को बिंदु आवेश नहीं मान सकते, लेकिन इस छोटे से चार्ज को तो हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब हम मान लेते हैं इस वाले पार्ट की इस बिंदु से दूरी जो है वो r है, r है। तो अगर ये बिंदु आवेश है, अब ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला है, कोई बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, फार्मूला हमारे पास ये रखा हुआ है, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्पांश, ये अल्पांश है आवेश का। ठीक है, तो लिख लेंगे छोटे आवेश dq द्वारा बिंदु किस पर, P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, कितना होगा, यहां पर जगह है क्या, है, तो लिख सकते हैं E इक्वल टू है, E इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारे पास, तो E इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। सो K लिखा, Q कितना है, DQ है यहाँ पर, सो DQ अपान R स्क्वायर, R है तो R स्क्वायर लिख लिया। ये आवेश निकाला है, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला, छोटे से आवेश द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र बना है तो वो छोटा सा वैद्युत क्षेत्र भी होगा, तो DE लिख सकते हैं इसे, DE इज इक्वल टू K DQ अपान R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये होगा। लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बताइए क्या होगी भाई, ऐसे ही तो होगी, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई हमारी DE। ठीक, DE का डायरेक्शन ये हो गया। अब DE का डायरेक्शन इस तरह से है कि ना तो यह पूर्णतः ऊर्ध्वाधर है और ना ही पूर्णतः क्षैतिज है, ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है, ना तो ये ऊर्ध्वाधर है ना ही क्षैतिज है, इसके बीच में है। तो ऐसी सिचुएशन में हर जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे हमेशा। ठीक है, अभी के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को अगर हम थीटा माने, ठीक है, तो ये अगर थीटा होगा तो सिंपल बात है ये थीटा होगा, और जिधर साइड में थीटा होगा, देखो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो ये क्षैतिज वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसका क्षैतिज पार्ट ये है तो इसका क्षैतिज ये हो गया, ऊर्ध्वाधर ये हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, DE का क्षैतिज पार्ट जो होगा वो क्या होगा, DE cos थीटा। क्यों, याद रखिएगा जिधर साइड में थीटा होगा उधर साइड में cos थीटा लगेगा, जिधर साइड में थीटा नहीं होगा, इधर साइड में थीटा नहीं है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो किधर साइन कॉस रहेगा किधर साइन रहेगा ये याद रखना, जिधर साइड में थीटा हो उधर कॉस, जिधर साइड में थीटा नहीं है उधर साइन। ठीक है, इस तरह से ये इसका हमने देख लिया। इसी प्रकार से अगर सोचिए कि इधर साइड में कोई इसके सामने जस्ट एक अवयव होगा, इधर साइड में उसी प्रकार का ले लें, इस पर भी आवेश DQ है। ठीक है, ये भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनाएगा, ये भी बनाएगा, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, उसका भी डायरेक्शन इस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन जब इस तरह से होगा तो यहाँ पर भी DE होगा, इसको भी हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। जब हम करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज वाला हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। क्षैतिज वाला तो एक ही दिशा में है, ऊर्ध्वाधर इधर है और इसका ऊर्ध्वाधर इधर है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर वाले जो हैं DE साइन थीटा इधर, DE साइन थीटा इधर भी बनेगा, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। DE cos थीटा, DE cos थीटा ये जुड़ते रहेंगे,
और मैं केवल 2 ही पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर जगह पर एक यहां भी पार्ट बनेगा छोटा सा, तो इसके पार्ट के सामने वाला भाग इधर साइड में एक बनेगा, इसके द्वारा क्षैतिज वाले जो होंगे, सॉरी ऊर्ध्वाधर वाले निरस्त होते चले जाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट से। अच्छा, दूरी सबकी बराबर है, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग 3D में, सॉरी 2D में अगर देखें तो इस तरह से रखा है। ठीक है, तो यहाँ से किसी बिंदु की दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी हर जगह से बराबर रहेगी। यहाँ पर देखने में लग रही है तुमको कि यहाँ से दूरी ज़्यादा है, यहाँ से कम है, ऐसा है नहीं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, कि ये रिंग ऐसे रखा है और दूरी हर पॉइंट से बराबर ही होने वाली है। ठीक, तो आप जरा सोचिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ से भी दूरी और यहाँ से भी दूरी बराबर है। यहाँ देखिए, ये अगर रिंग है, मान लिया ये रिंग है, तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसका ऊर्ध्वाधर घटक मान लिया ऐसे होगा, और यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसका ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे होगा, तो ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, लेकिन क्षैतिज घटक सब सामने की ओर रहेंगे। यहाँ से जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा उसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर, और नीचे से जो क्षेत्र मतलब बनेगा उसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे, तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, लेकिन क्षैतिज घटक उनका भी सामने। यहाँ से कोने से जो बनेगा उनका ऊर्ध्वाधर घटक इस तरह से थोड़ा तिरछा, और इधर वाले से बनेगा वो अंदर की ओर तिरछा होगा, तो वो ऊर्ध्वाधर घटक सबके आपस में निरस्त होते चले जाएंगे, और क्षैतिज घटक सबके सामने रहने वाले हैं, तो क्षैतिज घटक सारे जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाना बेकार है, ज़्यादा फिर फिगर अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मान लिया कि इसके द्वारा यहाँ पर एक निरस्त हो जाएंगे, जितने भी आते जाएंगे क्षैतिज घटक सबके निरस्त होते चले जाएंगे, केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही बचेंगे, और ऊर्ध्वाधर घटकों को का डायरेक्शन सबका सेम होगा, इसलिए हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो वही हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, इन सब का योग करेंगे, मतलब DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा जितने भी हैं इस पर, उन सब का योग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग योग को, पहले तो हम लोगों ने सीखा होगा, कभी कभी योग को हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते थे। यहाँ पर हम लोग योग का मतलब रखेंगे इंटीग्रेशन। योग को इंग्लिश में अगर हम कहें सम करेंगे इनका, और सम का ही एस निकाल लें और इसको थोड़ा ऊपर खींच दें, तो समझ लो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन का मतलब होगा यहाँ पर योग, तो अर्थात अगर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र पाना है तो इनका हमें योग चाहिए। ठीक है, हर अवयव का DE cos थीटा निकलेगा, उन सब का योग कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम यहाँ पर लिखें, अगर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखें, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, E इक्वल, बताइए फार्मूला, इनको योग करना है ना, इनका योग करना है, तो क्या करना है, योग करना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर निकलेगा कुल वैद्युत क्षेत्र, तो योग करना पड़ेगा किसका, DE cos थीटा का। ठीक, इनका अगर योग हम कर लेंगे, क्योंकि हर अवयव से DE cos थीटा निकलेगा और सबका डायरेक्शन सेम होगा, तो हर अवयव के को हम जोड़ लेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं DE cos थीटा। ऐसे हम कई बार लिखते हैं DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, तो पता नहीं कितनी बार लिखना होता, कितने इसके अवयव होंगे, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं DE cos थीटा। ठीक है, ये गणितीय रूप इसका हो गया। अब यहाँ पर DE का मतलब क्या है, तो DE का मतलब है, लिख देते हैं जरा, E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, K DQ अपान R स्क्वायर। ये किसकी जगह पर लिखना है, DE की जगह पर, इनटू में cos थीटा। अब जरा देखिए, जो चीज़ वेरिएबल होगी उसको हमें इंटीग्रेशन में रखना है, जो चीज़ बदल रही है उसको रखना है, और जो नहीं बदल रही है कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना है। अब जरा देखिएगा, ये K क्या है,
ये तो एक नियतांक होता ही है, ये नियत ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको तो बाहर कर ही देना है, तो k तो बाहर आ गया। dq को अभी छोड़ते हैं। r क्या है? दूरी। हर बिंदु से दूरी समान ही तो है, अभी हमने बताई। एक रिंग था, यहाँ पर पॉइंट है, तो इससे दूरी, इससे दूरी, इधर से दूरी, इधर से दूरी, हर जगह पर समान रहने वाली है, तो ये दूरी समान रहेगी, अर्थात r कांस्टेंट रहेगा, r ले लिया। cos थीटा, cos थीटा, थीटा क्या है? एंगल। अब थीटा भी तो कांस्टेंट रहने वाला है हर एक अवयव के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, इस यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा, ये सेंटर से एक लाइन गई और यहाँ से इनके बीच में जो कोण बनेगा वो इधर से भी बनेगा, वही कोण इधर से भी बनेगा, उतना ही कोण इधर से भी बनेगा। तो हर जगह से बनने वाला जो कोण होगा थीटा भी समान होने वाला है, इसलिए हम cos थीटा को भी बाहर ले रहे हैं। अब बचा हमारे पास dq, क्योंकि ये जितना हम अवयव बढ़ाते जाएंगे, यहाँ लिया, अब दूसरा वाला मिलाएंगे तो dq dq 2 बार dq हो जाएगा, तीसरा जब ऐड करेंगे तो dq dq 3 बार dq हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होगा, इसलिए हम इसको अंदर रखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसका मतलब समझो। dq का मतलब है छोटा सा आवेश, इंटीग्रेशन dq का मतलब क्या है? छोटे छोटे आवेशों का योग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? योग। तो छोटे छोटे आवेशों का अगर हम कुल योग कर लेंगे इसका, तो कुल जितना आवेश था इसका कुल आवेश निकल आएगा, और कुल आवेश था कितना? तो dq 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 सभी अगर हम जोड़ लेंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? q हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन dq का मतलब केवल q हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे इसको q। तो E इक्वल क्या बन जाएगा? k cos थीटा को यहाँ पर इसको q लिख लेते हैं पहले, अपान में r स्क्वायर और फिर cos थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, ये फार्मूला हम लोगों ने एक निकाला, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, लेकिन ये फार्मूला हम लोगों को मिलेगा नहीं। ठीक है, अब मिलेगा कौन सा फॉर्मूला बुक्स में, वो हम लोग देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहां से जरा निकालिए इस ट्रायंगल से, ये हमारा थीटा है, ठीक। कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? आधार बटे कर्ण। बताओ भाई, आधार क्या है? x, कर्ण क्या है? r। तो कॉस थीटा को x अपान r लिख सकते हैं, लिख दो। तो यहाँ पर लिख देंगे E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू में x अपान r, ठीक, ये बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल के क्यू एक्स अपान में आर क्यूब, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोग एक और काम करेंगे, और वो एक और काम क्या है कि r का वैल्यू इस फॉर्म में हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में r का वैल्यू कभी नहीं देगा कि उसकी परिधि से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन जब आएगा तो बोलेगा कि वलय के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो वलय के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बोलेगा तो इसका मतलब x दिया होगा उसने, ना कि r दिया होगा। तो जब x दिया होगा तो हम r कैसे निकालेंगे? इसलिए हम इस r को x के फॉर्म में बदल देते हैं, मतलब r को हटा करके r का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देते हैं। तो r का वैल्यू होगा क्या, जरा बताइएगा। पाइथागोरस थ्योरम आता है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम आता है। r का वैल्यू कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना, आर स्क्वायर प्लस, यही तो होता है। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो यहां पर आर का वैल्यू यही लिख दें, E इक्वल क्या बन जाएगा? के क्यू एक्स अपान आर की जगह पर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये और इसका क्यूब है तो 3/2। और ये फॉर्मूला हम लोगों को बुक्स में जो मिलता है ये मिलता है। के का वैल्यू वही रख सकते हैं आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है।
तो ये मेन फॉर्मूला निकल के आया। इसको आपको जल्दी से नोट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये हेडिंग पहले डाल लें, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग, इसके बारे में हिंदी लिख लेंगे, जो चित्र बनाया है ये क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से ये बनाइएगा और फिर हम बोलते हैं। इसको बनाने के बाद में अब लिखो सबसे पहले, माना एक वलय, माना एक वलय है, वलय मतलब रिंग, ठीक, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। केंद्र O, त्रिज्या R, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र O है और त्रिज्या R है, ठीक है। इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर Q आवेश, कैपिटल Q लिखा है तो कैपिटल Q लिख लो, Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। इसके केंद्र O से x दूरी पर, केंद्र O से x दूरी पर वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर एक बिंदु P है। जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है हिंदी वगैरह लिखना, लेकिन जितनी अगर तुम्हें समझ में आ रही है उतनी लिख दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में ये पूरा ऐसे नोट कर लो, वलय पर कुल आवेश Q, छोटे आवेश dq द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, फिर ऐसे नोट कर लो। तो अब देखिएगा इसके 2-3 रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इससे डायरेक्ट रिजल्ट पूछ दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो समझ लीजिए। ये मिटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक, ये नोट हो गया है ना, इसको भी मिटा सकते हैं। इस रिजल्ट को याद रखिएगा जो हमारा फाइनल आया है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू KQ(x/r² + x² की पावर 3/2, ठीक है। ये फार्मूला है किसके लिए, किसी भी आवेशित वलय के अक्ष पर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये हमें पता चल गया। अब हम अगर पूछें आपसे किसके सेंटर पर, मतलब केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अब बताइए भाई केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो जब हम केंद्र की बात करेंगे तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि केंद्र पर भी जब जैसे इस प्रकार से अगर आवेश वितरित है और पूछ दे कि केंद्र पर वैद्युत बल कितना होगा या वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हमने बताया था वैद्युत बल 0 होता है। भाई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो वहाँ पर बल कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है कि हमेशा बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। अब हम इसको इस फॉर्मूले से जरा ट्राई करके देखें क्या ये बात सत्य निकलती है। तो केंद्र की अगर बात करें, ठीक है, पहली स्थिति इसकी बात करते हैं केंद्र पर, केंद्र पर के लिए, ठीक है, या आवेशित वलय के केंद्र पर क्या हो जाएगा। जब केंद्र की हम बात कर रहे होंगे तो मान लिया ये है हमारा वलय, ये है हमारी x क्या है, केंद्र से जितनी दूरी पर जाते हैं वो x है, ठीक है। हम धीरे धीरे यहाँ पर आए तो x का मान घटता रहेगा, और हम नज़दीक आए x का मान और घट जाएगा, यहाँ पर आए x का मान और घट जाएगा, और जैसे ही केंद्र पर आएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है जब हम केंद्र की बात कर रहे होंगे तो x का वैल्यू क्या रहेगा, 0। जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, भाई लिख दो KQ(x) का वैल्यू 0 अपान में R² + x का वैल्यू 0 का स्क्वायर 3/2। कुछ भी हो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ये फार्मूला भी हमें समझा रहा है, ठीक है, यही बात। अब हम आगे की बात करते हैं एक और,
मैंने कभी ये बताया था आपको कि कोई भी बड़ा चार्ज, मतलब कोई रिंग वगैरह है जिस पर आवेश वितरित है, लेकिन अगर ये पास में है तो ये बिंदु आवेश की भांति व्यवहार नहीं करता है, लेकिन यही अगर हम दूर से देखें तो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। और अगर वो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है तो उसका फॉर्मूला तब क्या होना चाहिए, KQ/R²। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम दूर की बात करें कि जो x है वो बहुत ही बड़ा हो इसकी तुलना में, इसकी मतलब इस त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा हो अर्थात दूर हो, तो दूर से क्या होगा, दूर से इस रिंग को अगर आप देखोगे, हमारे हाथ में मान लिया एक चूड़ी है जिस पर आवेश है एग्जाम्पल के तौर पर, और आप दूर से उसे देख रहे हैं, तो जब दूर से देखोगे तो ये चूड़ी तुम्हें चूड़ी नहीं बल्कि एक बिंदु जैसा दिखेगा, दूर से वो बिंदु जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब दूर की बात करेंगे तो जो त्रिज्या होती है ये r, जो नजदीक से देखने पर लगता है इतना बड़ा, अब वो दूर से देखने पर वो त्रिज्या जो r होगी वो लगभग 0 जैसी दिखेगी, मतलब त्रिज्या r वहां पर नगण्य हम मान लेते हैं। ठीक है, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो अब हम इसकी दूसरी कंडीशन इसी की देखते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये जो x है बहुत बड़ा हो, किससे, r से, x मतलब ये जो दूरी है वो ज्यादा हो। ठीक है, जब ज्यादा होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में r लगभग हम 0 के बराबर मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, और जब r को हम नगण्य मानेंगे तो फिर फार्मूला क्या बनेगा भाई, तो ऐसी स्थिति में फार्मूला क्या बनेगा, E = KQX/, R को हमने 0 मान लिया, लगभग 0 के बराबर है क्योंकि दूर से देखने पर वो बहुत छोटा दिखेगा, उसकी त्रिज्या लगभग हम 0 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, केवल x² बचेगा आपके पास, x² की पावर कितनी, 3/2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 खत्म, क्या बचेगा, KQX/x का क्यूब बचा। x एक बार काट सकते हैं, कर सकता है, तो क्या निकल के आएगा भाई, तो ये निकल के आएगा हमारा E = KQ/x²। r यहाँ पर नहीं है, दूरी को x लिखा है तो x², फार्मूला वही आया KQ/r² वाला, यहाँ पर दूरी x है तो यहाँ पर x² है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दूरी बहुत अधिक है तो ऐसी सिचुएशन में ये बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अगर दूरी कम है तब ये बिंदु आवेश की भांति व्यवहार नहीं करेगा, उस स्थिति में हमें फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है, लेकिन जब कह देगा कि r इज वेरी वेरी लेस देन x², ऐसे बोल दे, r बहुत ही छोटा है x से, ठीक है, तब हम फॉर्मूला ये वाला ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे बिंदु आवेश के लिए। उस स्थिति में बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा होगा, और जब भी ये दूरी ज़्यादा नहीं होगी तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, और एक बात याद रखिएगा, केंद्र पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। अगर हम अनंत की बात कर लें, यहीं पर तीसरी पोजीशन अनंत पर, जब हम अनंत पर की बात करते हैं तो अब जरा बात बताइए, अनंत का मतलब दूर ही है, दूर का मतलब जब दूरी बहुत अधिक होती है तो फॉर्मूला हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जब दूरी अधिक होती है तो फॉर्मूला तो हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनंत की जब बात कर रहे होंगे तो x को हम इन्फिनाइट रख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, और किसी भी वैल्यू 100 हो, लाख हो, 1000 हो, अपान में इन्फिनाइट आ जाए तो इसका वैल्यू हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम नीचे यहाँ पर अनंत की बात कर रहे होंगे तो x को हम सपोज करेंगे इन्फिनाइट, तो हम यहाँ पर KQ/इन्फिनाइट का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, मतलब अनंत पर भी वैद्युत क्षेत्र 0, केंद्र पर भी वैद्युत क्षेत्र 0। ठीक है, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र 0, वैद्युत क्षेत्र होगा तो
बीच में, ठीक है। तो अगर कभी भी तुमसे ग्राफ खींचने को कह दे कि एक्स व वेक्टर ई के बीच ग्राफ खींचिए, कभी कह दे, कहता नहीं। अब ये जब तुम कंपटीशन में जाओगे तो भले कहते हैं, ये पूछ लेगा ग्राफ इसमें से कौन सत्य है, ठीक है, एक्स और ई के लिए। तो याद रखना एक्स और ई के लिए ग्राफ क्या सत्य होगा, यहाँ पर ये 0, सेंटर पर 0, धीरे धीरे ये बढ़ के बढ़ेगा और अनंत पर जा कर के ये फिर 0 हो जाएगा। तो अनंत के लिए हमेशा इसको टच नहीं करना, क्योंकि अनंत फिर मिलेगा ही नहीं कहीं पर। तो इसके समांतर दिखा देते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं जा कर के अधिकतम होगा, ठीक है। ये जो अधिकतम होता है किस बिंदु पर होता है जा कर के, तो याद रखिएगा x/√2 पर ये अधिकतम होता है जाके, ठीक है। जितनी दूरी होती है उस दूरी की x/√2 पर ये अधिकतम, सॉरी x/√2 पर नहीं, मतलब r/√2 पर। इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस को r/√2 से, मतलब √2 से अगर भाग कर दें तो उतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है, अनंत पर 0 हो जाता है। उससे पहले भी कम होता है, उससे आगे भी कम होता है। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होता है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, और वो पॉइंट है उसकी त्रिज्या को √2 से भाग करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन वाली बातें हैं, इनको लिखना नहीं है, तुमको ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना है। 1 2 3 जल्दी करिए, और क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए तुम लोग नोट करो, और ये लोग तो नोट कर ही लेंगे।